प्रोग्राम आपकी आवाज़ यूरोप से जावेद साना के साथ हाजिर खिदमत है। खुश आमदीद और आदाब। ख़वातीन और हज़रात, हमारी यूरोपीय नशरियात को काफ़ी माह गुजर चुके हैं। इत्तफाक की बात है, जब भी किसी तकरीब में हमवतनों से मुलाकात हुई तो यकीनन उन्होंने हौसला अफजाई के अलावा अपने मशवरों से भी नवाजा। मगर हमें आपसे ये गिला है कि आपके दिल में एक सोच ज़रूर उठती होगी कि आपको भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहिए। तो आइए इस मुश्किल को आसान करें। ये आप ही का चैनल है, हमसे रब्ता कीजिए, हम आपकी ज़रूर इज्जत अफजाई करेंगे। हॉलैंड के अलावा यूरोप के ममालिक में मुकीम वो भाई बहन, बेटे बेटियां और दोस्त हजरात को पैगाम है कि आइए इस प्रोग्राम की वसातत से ऐसा रब्ता करें जिससे तमाम फासले मुख्तसर हो जाए। तो व्यूअर्स, ये आपका प्रोग्राम है जो फॉर द कम्युनिटी, विद द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी बनाए जा रहे हैं। मैंने जब भी अपने प्रोग्राम के बारे में दूसरी जनरेशन से बात हुई तो महसूस हुआ कि शायद बच्चों को पहली जनरेशन अपने वालिदैन की हिस्ट्री से पूरी वाकफियत नहीं। इसीलिए आज के प्रोग्राम के मौजू के मुताबिक पहली नस्ल कैसे और किन हालात में यूरोप सेटल हुई, क्या दूसरी नस्ल को एहसास है? तो नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी दूसरी नस्ल को बताएं कि हमारा यहाँ सेटल होना कोई आसान काम नहीं था। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है कि जिस तरीके से हम यहाँ पे आए, जैसे जैसे हमने यहाँ पे आके लीगलाइजेशन करवाई, जिन जिन हालात से हम गुजरे, उसका तो किसी को इल्म नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको इसका एहसास भी नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। और मेरे ख्याल के मुताबिक उनको अभी तक ये इल्म भी नहीं है कि हमने किन किन मराहल को तय किया इससे पहले कि हम यहाँ पे सेटल हो सकें। तो इसी के बारे में आज हम इसकी गुफ्तगू करते हैं, जबकि मेरे बाएं तरफ तशरीफ फरमा है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये ज़रूरी है कि हम अपनी दूसरी नस्ल को बताएं कि हमारा यहाँ सेटल होना कितना मुश्किल था। तो आइए मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। मेरी बाईं तरफ सबसे पहले तशरीफ फरमा है चौधरी मुख्तार साहब, और उनके साथ बैठे हैं करामत चौधरी, और हमारे तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद यूनुस भट्ट साहब। मैं अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ जनरल यूनुस भट्ट साहब से। यूनुस साहब, यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी है उसको सेटल हुए बड़ा अरसा हो गया, और मसला ये है कि जिस वक्त भी हम अपने बच्चों के साथ, सेकंड जनरेशन के साथ बात करते हैं तो अक्सर ये सामने बात आई है कि जो बच्चे जो हैं वो उनको एहसास नहीं है कि हम यहाँ पे जिस हालत में रह रहे हैं, क्या सारी ज़िंदगी हम ऐसे ही थे? जब हम यहाँ पे आए तब भी ऐसे थे? हालांकि हकीकत में ये है कि हमने बहुत सारे मरहले तय किए और उसके बाद जाके कहीं हम इस पोजीशन में पहुंचे, और माशाल्लाह बच्चे आज जवान हुए। और अक्सर ये सवाल आता है, मैं दोबारा कहता हूँ कि जी क्या मतलब है कि हमारा यह सेटल होना इतना आसान था? आपको कुछ याद हो कि जिस वक्त हम आज यहाँ पे आए तो क्या मतलब है कि हमारी सेटलमेंट आसान थी? मैंने वाली साहब से सारी बातें सुनी जो आप बता रहे हैं। उस जमाने में मतलब वो हम लोग बहुत छोटे थे जब हॉलैंड आए थे, 1977 की बात होता है, हम लोग इन चीज़ों का इल्म नहीं था। अच्छा, आप कितनी उम्र में आए यहाँ पे? मैं 11 साल का था। जब 11 साल में आप जहाँ पे थे तो उस वक्त आपको वाला साहब बताते थे कि क्या क्या मुश्किलात हासिल हुई? वो जी हाँ, उस वक्त अक्सर ये बात वो करते थे, बताते थे हमको कि मैंने बड़ा मुश्किल वक्त निकाला है। अच्छा। अपने साथ अपने साथियों की बात बताते थे कि मतलब हम लोग बहुत थोड़े थे इधर, और काम से लेके हर दूसरे मतलब घर का मामला है, कुछ भी हो, बड़ी परेशानियों से निकाली। और कुछ यहाँ के कानून की को पता नहीं, कानून बड़ा मुश्किल था। मैं जाऊँगा चौधरी साहब की तरफ। चौधरी करामत साहब, आपका क्या तजुर्बा है इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हॉलैंड में लोग जो सेटल हुए हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, मुश्किलें देखी हैं, स्ट्रगल किया है। ये शुरू से जाएंगे क्या? मतलब जैसे जब हम यहाँ पे आए न घर था, न बाहर था, न रहना था, न सहना था, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि यहाँ पे एक एक घर में 8-8, 10-10 लोग रहते थे। और कई घरों में तो यहाँ हॉलैंड की ये पोजीशन थी उस वक्त के यहाँ पर घरों में जो था नहाने के बंदोबस्त नहीं होता था, लोग बाथरूम पे जाते थे मुख्तलिफ जगह पे नहाने के लिए, और लोगों ने बहुत जद्दोजहद की है उसके लिए सेटल होने के लिए, और अपनी फैमिली को छोड़ना पाकिस्तान में, और जो भी यहाँ पे हमारे जब यहाँ पे आए उसको तगोदो करना। जी
मुख्तार साहब आपका क्या तजुर्बा इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद साहब बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें इस प्रोग्राम में शामिल किया, आपकी आवाज़ में शुक्रिया बहुत। माय प्लेजर। ये जो आपने कहा है कि आने वाली नस्ल जो हमारी ये नस्ल चल रही है, कैसे सेटल हुए, किस तरह पहुँचे, वो अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल तरीन हालात थे। एक सिंगल आदमी आता है एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे आता है और उसको तो कुछ पता नहीं कुछ था, सामने नजर कोई नहीं आता होश कि नहीं, वो कोई- कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि उस वक्त अपने लोगों में एक दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत थी, एक प्यार था कि जहाँ कहीं भी कोई आदमी हमें मिलता था तो अगर वो पूछता था कि यार मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, तो बिलीव करें कि कोशिश यही होती थी कि या हम बेड से नीचे सो जाएंगे और इसको जगह दे दें। जगह देगा। और वहाँ लेके आते थे, जब तक किसी को काम नहीं मिलता था तब तक रहने उनको के लिए सपोर्ट जगह मिलती थी, खाने के लिए उसको सामान मिलता था। हाँ, तो उस वक्त अपने लोगों की एक दूसरे की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी। स्पोर्ट ज्यादा थे, बहुत। जो कि आज नहीं है। आज वो क्या है कि हम लोग अपनी अपनी फैमिली में बिखर गए हैं, हाँ, फैमिलीज इतनी ज्यादा हो गई हैं। हाँ, तो पहले एक दौर था कि हम सिंगल लोग थे, जी जी, एक आदमी था, फिर बच्चे हो अपने गए, मसाइल है ना जी लोगों ये अपने और वो- मसाल रहे। हाँ, वही, ठीक है। उसमें बढ़ते चले गए। वो फिर दोस्तियां और वो जो हम एक दूसरे से खुले दिल से मिला करते थे, अभी वो क्या है कि लिमिटेड हो गई। लिमिटेड हो हाँ, गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं देखो ना, वो जो कमी थी दोस्तों की, वो बच्चों ने पूरी कर दी, फैमिलीज ने पूरी कर दी। हाँ। तो इसलिए हम तो वहाँ वो- एक दूर जगह में रुके। यानी बजाय इसके कि हमारे ताल्लुकात जो हैं दूसरे जो पहले हमारे बन गए थे, जैसे आपने कहा जी, जी। कि शुरू में हम हर किसी की मदद भी करते थे, बिल्कुल। और जो आ जाता था उसको जब तक काम नहीं मिल जाता था उसकी पूरी सपोर्ट भी करते थे, बिल्कुल। वो कम हो गई है। और लेकिन अब जो सवाल ये पैदा होता है कि जी जब हम यहाँ पे आए तो वो जो मुश्किलात थी, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अपनी मुश्किलात जो हैं वो अपने बच्चों को बता सकें। कि जैसे चौधरी साहब आपने कहा कि जी एक कमरे में अपना 8-8, 10-10, 15-15 लोग रहते थे, और वहां पे मेरा ख्याल है जब वो रहते थे उनके पास काम भी नहीं होगा। नहीं जी, देखिए मेरे साथ ये हुआ है कि भाई हम 3 साथी थे, एक जगह रहते थे, और एक आदमी उसमें काम करता था, दूसरे 2 जो थे वो वैसे ही साथ रूममेट थे। हाँ जी। तो अब इतना आपस में था कि भाई जो था खाना पकाना, जो साथी काम नहीं करता था वो घर का खाना बनाएगा, कपड़े वगैरह भी धो देते यानी थे। खाना भी आपको खुद पकाना पड़ता बनाना जी, था, हर- कपड़े भी आपको खुद धोने पड़ते और थे, यहाँ- कपड़े इस्त्री भी करने पड़ते थे। क्यों जी चौधरी साहब ऐसा है? बिल्कुल जी ऐसा है कि कपड़े वो- इस्त्री भी आप खुद हाँ, करते थे, बहुत- घर की सफाई गोबर भी मारते थे। देखिए जी, हम काम के लिए गाड़ी भी नहीं थी हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, पैदल जाते थे, ट्राम में बसों पे काम तक जाते थे, वापस आते 9, 10, 11 बज जाते थे। हाँ। 10 बजे के बाद जनाब हांडी रोटी होती थी। और फिर हाँ। हांडी बनानी, हाँ जी, और इसके बाद खाना- खाना बनाने के बाद जाके सोते थे, और सुबह कितने बजे उठना होता था? फिर जनाब 5-6 बजे निकल जाते थे। क्यों जी यूनुस साहब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये यूं ही लग रहा है जैसे ये बातें मेरे वालिद साहब ने भी हमें बताई हैं। अच्छा, वो क्या बताया आपने? वो यही कहते चलिए, आप तो बड़ा खुश हुए। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि जो यूनुस भट्ट जो हैं, ये चूंकि इनके वालिद यहाँ पे सेटल थे और इसीलिए यहाँ पे उसी वजह से यहाँ पे तशरीफ लाए, और ऑब्वियसली जिस वक्त आपके वालिदैन यहाँ पे होंगे या अब्बा वहाँ पे होंगे तो वो तो अपने बेटे को बड़े प्यार मोहब्बत से रखेंगे, इसलिए ये अपनी बातें जो है ना वो बताएंगे जो इन्होंने सुनी है। जी भट्ट साहब। वो 1972 से हॉलैंड में रह रहे थे। अच्छा जी। उस दौरान उनके साथ काफी मुश्किलात हुई, बड़े मतलब यही जो बात नाहिद साहब ने बताई है, करामत भाई ने बताई, यही मामला थे उनके साथ भी सारा। अच्छा। मतलब काम की जॉब की मतलब प्रॉब्लम रही उनके साथ, और वो डिपेंड करते थे कहीं ना कहीं से कुछ पता यानी चला। उनको काम जाकर ढूंढना पड़ता था, ढूंढना काम पड़ता ढूंढने था। जाते थे, काम नहीं मिलता था। बिल्कुल वही कितना मतलब- कितना साहब वो उनके पास उस वक्त गाड़ी थी, नहीं कोई मोटरसाइकिल था, कुछ भी नहीं था, कोई साइकिल था, नहीं, कुछ तो नहीं। सब कुछ पैदल जाते थे, बिल्कुल पैदल जाते थे, और पैसे भी बिल्कुल महदूद, पैसे- महदूद। बहुत मतलब बहुत थोड़ी रकम पे मतलब काम मिलता था, जो होता वो जो उनके उसमें नहीं होता था, वो लेना होता था, सर्वाइव करना होता था, और फिर उधर पाकिस्तान भी भेजना होता था, पाकिस्तान भी भेजना होता क्योंकि हम तो पाकिस्तान में तो हमें खर्चा आता था वहीं से करंट से। तो वो सोची होती थी उनके साथ, परेशानियां होती थी हाँ। कि मतलब कोई अपनी ख्वाहिश नहीं होती थी उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से मेरे मतलब बीवी बच्चे मतलब सेट हो जी, जाए। तो जी। यही कहानी तकरीबन
कमो बेशक की है पाकिस्तानी की यही कहानी है आज जो मतलब आज गैर में रह रहे हैं। जी क्या आप क्या कह रहे हैं? मोस्टली जो है हम लोग जो पाकिस्तान से लोग आए हैं तो अपने यहाँ कहते हैं ना वो रोजी की तलाश में हम लोग यहाँ पे जो निकले हैं, जो भी कोई स्टूडेंट था वहाँ पे वो यहाँ आ गया, कोई वहाँ पे काम करता था छोटी उम्र में। अब मेरी उम्र उस वक्त 18-19 साल की थी जब आप यहाँ पे आए तो आके उसमें शौक तो होता था कोई। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि देखिए आप जिस वक्त यहाँ पे आए 16, 17, 18 साल उम्र, ये तो एक्चुअली देखे तो खेलने कूद की उम्र है, इसका मतलब आपके कदमों में तो बहुत सख्त जिम्मेदारियां। देखिए जी वही मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे जो बच्चे हैं यहाँ इस वक्त उनको अपने वालिदैन की जो कुर्बानी है, उन्होंने अपना माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा और सबसे जो बड़ा अपने वतन को छोड़ा। हम लोग जो यहाँ सेटल हुए हैं वो मतलब आसानी से यहाँ पे कोई जो है सेटल हम लोग नहीं हुए हैं, इसलिए बच्चों की जो अब देखें ये भी हमारा मुल्क है। हॉलैंड जो है पाकिस्तान के बाद हमारा वतन है, इसको हम इसमें कुछ जो है हमें मेरा ख्याल है यहाँ पे जी यहाँ पे तो आप यहाँ पे ही हमारा थोड़ा सा इख्तलाफ है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे पैदा हो, वो यहाँ पे ही उन्होंने परवरिश पाई, यहाँ पे बड़े हैं, यहीं पे स्कूल भी गए और कॉलेज में गए। अब उनके लिए जो इस मुल्क की फीलिंग्स जो है वो काफी गहरी है, वो उनकी जो वो उस हमसे ज्यादा गहराई पे पहुंच चुके हैं। मेरा ख्याल ये है जाती कि हम जितने भी यहाँ पे साल रह जाएं, हमारी एक जो फीलिंग वो अपने वतन से वो कभी खत्म नहीं होती। ये फीलिंग ऐसी है जी कि ये बिल्कुल जो ये नस्ल जा रही है वो तो खत्म नहीं हो सकती। इतना लगाव है, मोहब्बत है अपने वतन से, रहने वालों से, तो ये होनी भी चाहिए। कहीं से भी आदमी कोई इमिग्रेट करके आता है तो जो उसके मुल्क होता है मादरी वतन उसको नहीं भूल सकता। अब बच्चे जो हैं मेरा ख्याल है हमसे थोड़ी सी कम फीलिंग है इनकी। रही बच्चों की बात तो ये मैं कहूँगा कि अगर आप यहाँ रहने वाले अपने बच्चों को पाकिस्तान में राब्ता रखें और वहाँ तकरीबन 8 साल या अगर लेट भी जाते हैं 2 साल में वो जाते आते रहें तो उनको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बेहतर वो एजुकेशन होगी, परवरिश वो परवरिश का हिस्सा बन जाएगा। बात यह है कि जो हमारे बच्चे हैं हर किसी वालिदैन ने यहाँ बच्चों पे बहुत मेहनत की है और यहाँ माशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं अच्छी जॉबों पे इस वक्त हैं, अच्छी सोसाइटी मतलब टच जो है लोगों में अच्छी जॉबें जो कर रहे हैं और वालिदैन ने अपना रोल जो है बहुत जबरदस्त प्ले किया है। उसमें ये है बेशक बच्चों को बताया है कि भाई हम पाकिस्तान से हैं और मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान का कोई चीज मीठी नहीं है ना, अमरूद है या कोई केला है, तो हम कहेंगे यार पाकिस्तान का बड़ा बेटा मीठा है, यहाँ हॉलैंड का मीठा नहीं है। हाँ। इसमें जो लास्ट ये 2 इयर्स में जो प्रॉब्लम हुई है वो जो इस पाकिस्तान का जो मीडिया है उसने बहुत रोल प्ले किया है। मैं कहता हूँ कि नेगेटिव रोल प्ले किया है। नहीं खैर मैं आपको ये बताया तो सारी कथा कलामी माफ, हमारे बच्चे जो उस मीडिया को फॉलो नहीं करते हैं। नहीं देखो वो मीडिया जो है ना वो मीडिया हम फॉलो कर रहे हैं, देखें बच्चे जो है ना नहीं क्यों नहीं बढ़ सकते, बच्चों को उनका कोई दखल नहीं। आपने पहली जो बात कही बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि जो है ना बच्चे जो है आप हम जो है अपने यहाँ के जो बच्चे हैं जो यहाँ के न्यूज देखते हैं, यहाँ के मीडिया उनकी है और उसी को बेहतर समझते हैं। ये जो डच लोग हैं आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है लेकिन वो जब तो सर बात ये नहीं है, बात ये है कि जब बच्चा एक स्कूल में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अब मेरी बेटी है मिसाल के तौर पे वो स्कूल में या बेटा है तो वो स्कूल में जो साथ उसके कुलीग हैं या जो साथ वाले बच्चों को कहेंगे पाकिस्तान में यार ये हो रहा है वो, हमें अपने मुल्क की अच्छी जो खूबसूरत चेहरा है वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन बात ये कि हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त कि देखें कि हमने जो मुश्किलात यहाँ पे हाथ पाई, जो अप्स एंड डाउन्स हमारे पास है, जैसे अभी बात करी थी खाना खुद बनाना, हूवर खुद करना, बर्तन खुद धोने और उसके बाद कपड़े इस्त्री करने, फिर सुबह जॉब ढूंढना भी, जॉब करना भी, घर पे आके मैनेज करना। और जैसे बट साहब ने कहा मेरा बल्कि आप भी उससे इत्तेफाक करते हैं कि इसके अलावा यह है कि हम वो उन लोगों को पाकिस्तान अपने अबाउजदाद के लिए, बहन भाई के लिए, सपोर्ट के लिए पैसे भी भिजवाने पड़े उसी में से। वो अभी तक जारी हो सारी है, वो नहीं कि खत्म हो गया, वो अभी करते हैं। हमारे जो है जो उस जमाने की जो इदारा है वो एहसास करते हैं अभी कि हमारे जो हम अपने खानदान के पिछड़ों को मदद करें, वो एहसास अभी तक चल रहा है। बच्चे भी आ गए, सब कुछ सेट हो गए, लेकिन हमारे अंदर वो होती है एहसास है यार वो है उसको उसकी मदद करें, फलाने की मदद करें, अपने रिश्तेदारों की बात करें, करीब
यानी वो सिलसिला खत्म नहीं हुआ खत्म नहीं, पाकिस्तान से। अभी भी वो हो रहा है। वो चल लेकिन रहा है। क्या ये एहसास वो जो आप जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ आपके जो बच्चे जो हैं, जो हमारी सेकंड जनरेशन आ गई है, आपके लिए थर्ड हो गई, तो वो क्या इस वक्त उससे आप इत्तेफाक करते हैं कि आप अपने वालिदैन को सपोर्ट वो करो? ट्रांसफर नहीं हुआ अभी तक ना, वो अपनी नस्ल में हम लोग के वो एहसास वो नहीं है। नहीं है वो। वो पूरे रिलेटेड यहाँ के माशरे के तो साथ। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे कभी? नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते। मैं नहीं तो ये समझता कि देखे ना, तो कानून के सिस्टम एक पे आप चल रहे ये आपके कल्चर का हिस्सा वो है। इस कल्चर का हिस्सा है। आप नहीं, आपके कल्चर का हिस्सा है कि आप अपने वालिदैन को सपोर्ट भी करते हो। इसमें सर वो है ना कि आपने बच्चों को तरबियत कैसे दी है, ये बड़ा जरूरी है। नहीं, तरबियत में कमी कौन सी रहेगी? कमी कौन सी रह गई है? हाँ। आप देखें जो बच्चे हैं माशाल्लाह इंटेलिजेंट, जो या वालिदैन देखते हैं कि बच्चे जो है वो फौरन पिकअप करता है कि भाई ये मेरा वालिद क्या करता है, वालिदा क्या करती है, ये क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या मतलब कैसे रहते हैं। तो उस तरीके से नहीं, देखिए मैं जय साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। देखिए ना मुख्तार भाई, बात ये है कि ये सब कुछ एहसास, कल्चर ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि चीजें वो बहुत सारी ऐसी जो प्रैक्टिकल में आए तो कल्चर से थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। हमारे बच्चे जो हैं, उन्होंने, मैं जैसे पहले भी अर्ज किया कि उन्होंने यहाँ पे तालीम हासिल की, यहाँ पे उन्होंने बड़े अपना परवरिश हासिल की, वो सब कुछ यहाँ आने के बाद उनकी भी जो ना जरूरियात और उनकी जो चीज़ें तब्दील हो गई, ठीक है कि नहीं? लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं है कि हम यहाँ पे सेटल कैसे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हम जैसे जिस हालत में हम रह रहे हैं, जैसे हमेशा हम यहाँ ऐसे ही रह रहे थे। तो क्या ये बच्चों को इल्म होना चाहिए? एक्चुअल बच्चों को हर वालिदैन समझता है कि जो मुश्किलात हमने इधर गुजारी हैं वो बच्चों को या अपनी फैमिली को बताने की कौन सी? बताया ना जाए। क्योंकि अगर आज हम इनको बच्चों को बता देंगे यार हमने ये किया था, हम उस वक्त घर भी नहीं होते थे, रहते भी किसी के पास थे, खाने पीने के लिए न था, 6-6 महीने तक काम नहीं मिलता था, तो हम एक दोस्त जो होते थे एक दूसरे की सपोर्ट की। मैं आपकी बात समझ गया। अब इसी को रही बात ये एहसास की, तो ये जरूरी है जी कि बच्चों को अपनी कम्युनिटी में शामिल होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, कल्चर सिस्टम पता होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चों को अपने मुल्क में विजिट कराना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझवाना चाहिए। लेकिन अभी आपने फरमाया कि बच्चों को ये मतलब कि जो है ये एहसास होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए उसके बारे में। लेकिन अभी आपने ये भी कहा कि बच्चे जो हैं उनको ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि आपने कौन सा मुश्किल फेज जो है ना उससे आप गुजरे, बच्चों को बताने के। अब आपने बच्चों को नहीं बताया, आपने ये उसको इसलिए नहीं बताया कि क्या जरूरत है इसको, आप ये कहेगा आपने हमारे लिए किया क्या? कैसा लगता है सर? है तो अजीब सा है, लेकिन ये आजकल के मुआशरे और माहौल में ये एक नागुल बात आ गई है, तो इसमें कोई ना कोई तो कमी रह गई। तो उसमें बताना चाहिए। जी आप देखें, आपको अपनी बात, मेरे वालिद साहब अक्सर हमसे कहते थे हम लोग कोई, क्योंकि हमने वो वक्त ही देखा हुआ था। हम जब इधर आए, मेरे वालिद साहब ने 78 में बिल्डिंग ले ली, हर चीज मिल गई, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, सब कुछ हमें हर चीज आराम से मिली है। मैंने तो हमने भी की है, लेकिन हमें लोग आए हैं ना जी। अब देखें ये मोस्टली फैमिली जो आई है हॉलैंड में, तो वो जब हम लोग यहाँ सेटल हुए हैं तो हमने अपनी फैमिली को पाकिस्तान से यहाँ बुलाया। अब उनको तो जब वो यहाँ आते हैं उनको अच्छा घर मिल गया है, वहाँ वो घर की खाना जो है वो घर का खा के हैं, यहाँ उनको पका हुआ खाना मिल गया है। और हम लोगों ने जो है वो जो पुराने लोग हैं यहाँ पे 71, 2, 3, 4 के जो लोग हैं, बेसिकली उन लोगों ने बहुत जो 78, 9 स्ट्रगल लोगों ने की। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि हम उसी तरफ लौट रहे हैं कि हमारी जो औलादें हैं वो ये पूछ रही हैं कि आपने किया क्या। अब जब तक हम उनको अपने हालात, अपने वो वाकयात ना बताएंगे, उनको एहसास कैसे होगा कि आपने किया क्या। मैंने जैसे चौधरी मुख्तार साहब से मैंने सवाल किया कि क्या अगर बच्चे आपको कल को ये कहें कि आपने हमारे लिए किया क्या, जो कि ये सवाल अक्सर घरों में हो रहा है, तो अब अगर हम उन बच्चों को ये चीज नहीं बताएंगे तो ऑब्वियसली वो बच्चे ये समझेंगे कि हम तो सारी जिंदगी थे ही ऐसे, जैसे कि वहां उस वक्त वसाइल ना थे, पाकिस्तान पैसे भी भिजवाने थे, सारी अप्स एंड डाउन थी, काम का प्रॉब्लम, अपने रहने का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, पहनने का प्रॉब्लम, हर चीज का प्रॉब्लम था। तो क्या ये बच्चों को इल्म नहीं होना चाहिए? अभी नाज़रीन एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं और यहीं से फिर दोबारा शुरू करें।
तो आइए नाजरीन, हम जाते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में, और मैं इसका शुरू करूंगा अपना करामत चौधरी साहब से। करामत साहब, आपने अभी हमारे जिस वक्त ये गैप हुआ तो उसमें आप कुछ बता रहे थे कि बच्चों को यानी मीडिया ने भी कुछ इसका रंग पकड़ा, तो क्या वो रंग था जिसमें आपको एक साहब, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप बिलीव करें कि जो पाकिस्तान का मीडिया जो इस वक्त है, बेलगाम मीडिया मैं इसको कहता हूँ, उसने बड़ा नेगेटिव रोल जो है वो प्ले किया। क्या हुआ, क्या यूरोपियन लोगों के साथ कि हमने एक 30 साल में जो मेहनत की हुई थी बच्चों के ऊपर कि हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत है, हमारा मुल्क, मैं आपको बताऊं, मैं एक बार यहाँ से बच्चों को लेके स्विट्जरलैंड गया और यहाँ से स्विट्जरलैंड से स्पेन यही अपना बाई रोड, मैंने बच्चों को कहा कि भाई आपने देखा है पाकिस्तान, स्वाद देखा है, गिलगित देखा है, आप हकीकत में बताएं कि ये हमारा मुल्क खूबसूरत है कि या ये खूबसूरत। यकीन करें, बच्चों ने कहा कि पाकिस्तान खूबसूरत है, ये हमारा मुल्क इतना स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत है। यकीन करें, बिलीव करें, मैं नहीं, मेरे बच्चों ने ये कहा कि भाई अपना मुल्क बहुत खूबसूरत है। क्या है कि मीडिया ने अब हर वक्त नेगेटिव, अब बच्चे जो स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, साफ वाला उसका बच्चा कहता है कि भाई तुमने पाकिस्तान में हॉलीडे पे जाके क्या करना है, वहां तो बम फट रहे हैं, वहां तो डाके हो रहे हैं, वहां चोरियां हो रही हैं, बिजली नहीं है। अब यकीन करें कि इस यहाँ सरदार लोग हैं, 8-8 घंटे इंडिया में भी नहीं बिजली आती नहीं। लेकिन देखें ना, उसका आप ये बताएं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं इस बात पे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे बच्चों पे कैसे आ गया कि बच्चे जो है उनको ये एहसास नहीं है कि हमने कौन सी तकलीफ की यहाँ पे, हमारी जो हमारी मुश्किलात थी उनका इसके ऊपर इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका तो कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन ये है कि आप एक मतलब कि जनरल बात कर रहे हैं, जनरल बात में तो दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को जो एहसास नहीं है इस चीज का कि हम जो वालिदैन हैं, जो फर्स्ट जनरेशन है, उसने यहाँ पे कौन कौन सी मुश्किलात हासिल की, क्यों बच्चे ये समझते हैं कि जैसे वो हम भी यहाँ पे इसी तरह पैदा हुए थे और उन्हीं फैसिलिटीज के साथ थे। क्यों जी चौधरी साहब, क्या हमें क्या हमारी फैसिलिटी और बच्चों की फैसिलिटी एक हो सकती है? नहीं सर, आपने जो कुछ किया, आपने, मेरा ख्याल है कि आपने अपनी नींदें हराम की, आपने 12-12, 18-18 घंटे काम किया, इसीलिए काम किया ना कि आपके बच्चों को सहूलत मिल सके। क्या आपके दिमाग में ये नहीं था कि मैं इतनी मेहनत कर लूं कि मेरे बच्चों को कम से कम करना पड़े? क्यों जी, दुरुस्त है कि नहीं? बेशक ये जो बात आपने की है बिल्कुल सही है कि हम लोग जब यहाँ आए बड़ी मेहनत की, और मेहनत किसके लिए थी? अपनी फैमिली के लिए थी, अपने बच्चों के लिए आदमी करता है। लेकिन आपने 95% बच्चों के लिए। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे जितने भी वालिदैन हैं, देखें जी, कोई अपनी खुशी से तो पाकिस्तान से यहाँ आया नहीं था, हाँ जी, हर कोई माशी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ आए थे उस वक्त, और हमने अपने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, और बच्चे जो आप आए हुए हैं तो बच्चों को सोचना चाहिए कि भाई हाँ, ये बात आपने की कि बच्चों को ये एहसास होना चाहिए। क्यों जी, एहसास भी तो हम लोग नहीं कैसे कराएं एहसास? कैसे कराएं? क्योंकि आप घर के अंदर 8 घंटे बच्चे के साथ कैसे कराएं आप? वो बच्चों को आप टाइम दे रहे हैं ना। यहाँ से पहले आप मुझे ये बताएं कि वहाँ कहाँ से शुरू करें, उनको कहाँ से एहसास करें? अपनी बात ही अपने रेफरेंसेस से बात होगी, और तो आपके पास है नहीं। लेकिन मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि जितनी देर तक आप ये उनको एहसास नहीं दिलवाएंगे, जैसे बच्चे हैं, यानी बच्चे जो हमारे हैं उनको इवन पाकिस्तान का कोई एहसास नहीं है। क्यों एहसास नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में मोस्टली जो हमारे बच्चे, हमने उनको कुछ नहीं बताया। मेरे बच्चे करते डिस्कशन, हमारे साथ भी मामला आते हैं इधर, हमारे अपने बच्चे करते हैं बात, वो करते हैं, उनका हक है करने का, इसमें करते हैं बात, लेकिन आप क्यों नहीं बताएं कि ये ऐसा नहीं है जो तुम देख रहे हो, जो कुछ हो रहा है ये नहीं है, इसकी दूसरी तस्वीर है। ये चले, ये बात अलग है। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह है इस वक्त। इस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आप अपने जो कौम के बच्चे हैं उनको कहना चाहे तो क्या कहेंगे आप? कहें आप। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि वो जो हमारे पिछड़ों ने जो कुछ मतलब मेहनत की, जो कुछ यहाँ पे काम किया, जिस तरह उसी को कंटिन्यू रखें, उसी को कोशिश करें कि किसी हद तक उसको बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्ट ना करें उस माशरे से जो हमारा पीछे हम जो लेख रहे हैं अपने साथ, उससे हमारा ताल्लुक है और रहेगा ताल्लुक, वो हमेशा रहना है, वो खत्म नहीं हो, वो नाम रहेगा, वो आईडी रहेगी हमारी हमेशा। लेकिन क्या उसकी बच्चों को उनकी जो आपके जो जज्बात हैं, आपके जो एहसासात हैं, क्या उनको ख्याल है? देखो, वो तो आपका काम डिलीवर करना है, आप बात बताओगे, वो एहसास तो अब उनके पर है कि वो करते कि नहीं करते, क्योंकि उस माहौल में भी पल रहे, बाहर 12-13 घंटे बाहर भी रहते हैं, जो यहाँ के माहौल के हिसाब से वो चल रहे हो, लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रखें। आप चले, मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। चौधरी साहब,
ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، تو کیا اس میں ہم یہ کیا کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے؟ بچے جو ہیں ہمارے اکثر اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کس طریقے سے سیٹل ہوئے۔ بالکل جی، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ ایکچولی یہ ہے کہ جب ہم جو لوگ ہیں یہ بتانا نہیں چاہتے اور بچے پوچھنا نہیں چاہتے کہ کب آئے تھے، کیسے سیٹل ہوئے تھے، بچوں کی ضرورت نہیں تو ہے۔ یہ ایک گیپ، بچوں کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ ایک گیپ ہے ہمارے اندر۔ اسی لیے میں نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ دیکھیں بچوں کو یہ احساس دلانے کے لیے اپنے سسٹم میں لے کے جائیں واپس۔ جس طرح ہم ہالیڈے پہ جاتے ہیں، 4 ہفتے رہتے ہیں، 2 ہفتے رہتے ہیں، بچے وہاں جائیں، ہماری فیملی سے ملیں، کلچر سسٹم دیکھیں، ان کو خود بخود احساس ہو جائے گا، وہ اس ماحول میں جائیں گے، ہاں جی، ہاں جی، ان کو پتہ چلے گا کہ والدین کی عزت کیا ہوتی ہے، احترام ماموں کی عزت کیا ہوتی ہے، اور چچا کی عزت کیا ہاں ہوتی جی، ہے۔ اس کے علاوہ کہ جو دنیا سے احساس کہنا نا، ہم بچوں کو دلانا چاہتے ہیں، جو والدین جو ہے وہ ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہوتا، اور یہاں پہ کتنے لوگ جو صاحب یہ میں اکثر سنتا ہوں، یہ نہیں اکثر سنتا ہوں کہ جو یہ رابطہ جو ہے آپس میں یہ جیسے یعنی مختار بھائی نے پہلے بھی کہا کہ جی جس وقت ہم یہاں پہ آئے تھے تو اس وقت ہمارا بہت اچھا رابطہ تھا، لیکن دیکھیں اب بھی کئی لوگ ہیں جن کا اب ہمارے جو کم نہیں ہو گیا، مذہبی جو ادارے ہیں، جو مذہبی جیسے مسجد ہے یا کوئی دوسرے مذہبی ادارے ہیں، ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی اپنے بچوں کو اس طرف مائل کریں، وہاں بیٹھیں گے بچے ایک دوسرے کے ساتھ گپ لگائیں گے، پڑھیں گے، لائبریری جو ہے وہ ہونی چاہیے، بچے وہاں بیٹھ کے آپس میں لیکن بچے نہیں جاتے جی اس طرف، کوشش کریں نا، بہت مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ بچوں کو دیکھیں، مطلب میں نے اکثر دیکھا ہے والدین جو ہے وہ اکیلے آتے ہیں مسجد، بہت کم۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے والدین آتے ہیں کیا اتنے بچے آتے ہیں، اور اگر کوئی بچے آتے ہیں ایک دفعہ آئیں گے، 2 دفعہ آئیں گے، اس کے بعد ان کو کوشش کرنی چاہیے جہاں مسجدوں میں لیڈیز آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے اس طرف بھی راغب، گیٹ ٹوگیدر نا جی، آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچوں کو اس طرح بھی راغب کیا جائے تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہو سکتا ہے، ذریعہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ۔ اور یہاں ایسے ادارے ہیں جی، اگر آدمی یا والدین چاہیں بچوں کو ساتھ لے، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر والدین جائیں گے تو بچے بھی جائیں گے، اگر والدین جانا چھوڑ جائیں گے تو بچے آٹومیٹک جانا چھوڑ جائیں گے۔ ہم نے پچھلے 2-3 سالوں سے یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی ہماری کمیونٹی کی موسیقی ہیں یہاں، ان میں میجورٹی ینگسٹر کی ہے، میجورٹی۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ جی بچے نہیں جاتے، میں کہتا ہوں کہ بچے جو ہمارے سسٹم ان سے زیادہ بچے آج کل جا رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، ہاں جی بالکل بچے آ رہے جس ہیں۔ مسجد میں ہم مثال کے طور پہ روزوں میں جا رہے ہیں، چودھری صاحب بھی ساتھ ہوتے ہیں، اس مسجد میں ینگ لوگ مطلب ینگ زیادہ ہیں بنسبت، اور آپ بلیو کریں کہ ابھی رمضان شریف شروع ہے الحمدللہ، اور بچوں کی ینگسٹر کی تعداد بوڑھے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ 1:30-2 بجے تک وہ مسجد میں رہتے ہیں، رات کو رات کو 1:30 بالکل جی رہتے ہیں مسجد۔ ناظرین میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ تھوڑا سا اس بحث سے تھوڑا سا احساس ہوا ہوگا کہ اگر آپ بچوں کو وہ ٹریڈیشن جو ہے، وہ مذہبی ہمارے ادائیگیاں جو ہیں ان کو آپ ساتھ لے کے ان کو جوائن کروائیں گے، ان کو یہ تربیت دیں گے، تو شاید اس چیز میں کچھ آپ کا فاصلہ بچوں کے ساتھ کم ہوگا، کیونکہ جس وقت ان کی ایکٹیویٹیز اور آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تقریباً ایک ڈائریکشن میں ہوگی، تو یہاں پہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کا ایک بہتر ذریعہ ہوگا۔ اور اس کو میرا خیال یہ ہے کہ جس وقت آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہتر رابطہ قائم کرنا ہے تو یا تو ان کی طرح چلنا تھوڑا تھوڑا شروع کر دو، یا آپ ان بچوں کو تھوڑا تھوڑا اپنے مطابق شروع کرنا شروع۔ ویلکم ناظرین، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو جتنی تکلیف ہوئی فرسٹ جنریشن کو، ان کو احساس کرنا چاہیے، اس کا احساس کرنا چاہیے، اور اس احساس کا جو ہے نا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو احسان کر رہے ہیں اپنے بچوں کے اوپر، یہ ہمارا فرض تھا، اور جو کچھ کیا ہم نے تہ دل سے کیا ہے، لیکن آپ بچوں آپ کو بھی چاہیے آپ بھی اتنا ہی احساس کریں، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زمینیں بیچی، جنہوں نے اپنے ٹریکٹر بیچے، جنہوں نے اپنے زیورات بیچے، اور وہ یہاں پہ جس وقت آ کے انہوں نے پہلے ان کی ساتھ کوریج بھی کی، گھر کی سپورٹ بھی کی، اور آپ کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھا،
क्यों जी चोई साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये एक बड़ा बहुत कठिन मरहला नहीं था कि हमने बच्चों के लिए, हमेशा आपके दिमाग में बच्चे नहीं होते थे कि जी जो कुछ कर रहा हूं, कल को मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे, उनके लिए ये फैसिलिटीज लेके आऊंगा, क्या ये एहसास नहीं था आपको? बिल्कुल जी, यही एहसास था। और इसी वजह से देखें जी, पहले सब तो बात है कि हमने अपने माँ बाप छोड़े, फिर अपने उनकी जुदाई बर्दाश्त की, फिर उसके बाद बच्चों की, और कोशिश यही हुई है कि बच्चों के लिए और अपने धरती माँ जो है उसको छोड़ा, माँ बाप बहन भाई स्कूल दफ्तर यहाँ गुजारी, हर चीज छोड़ दिया। ये सब चीजें थी सिर्फ बच्चों के लिए, और बच्चों को ये एहसास होना चाहिए। लेकिन अगर हम बताएं, एक्चुअली है कि कम्युनिटी, हम यहाँ रहने वाले बताना नहीं चाहते कि चले यार जो हमने तकलीफें उठाई हैं वो बच्चों तक कैसे बताएं, हालात सही है। और लेकिन अब ये वक्त आ गया है क्योंकि बच्चे भी ये सवाल करते हैं कि आपने किया क्या हमारे लिए। तो अगर मैंने अभी अर्ज किया कि जैसे को मतलब को हमें कोई लेकर कोई तगमा हासिल नहीं करना है, लेकिन सिर्फ उनको एहसास पैदा करना है कि जो कुछ किया इंसान हमारे कल्चर में, क्यों जी हमारा कल्चर ये नहीं कहता है। वो देख तो रहे ना सब कुछ, ये तो नहीं है कि मतलब जो अरसा दराज से रह रहे हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है बात, वो देख रहे सब कुछ, वो भी तो मुशाहिदा कर रहे हैं उस चीज का कि किस तरीके से हमारे काश के वो मुशाहिदा करेंगे, नहीं मुशाहिदा कर रहे, वो करते हैं, ये नहीं कर रहे जी, नहीं, वो भी जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। फिर वो यानी एक चीज आप देख रहे हैं, अगर आपको पता कि सब कुछ हुआ है और आप उसको इग्नोर करते हैं, तो ये फिर वो फिर उसका अपना मामला है, इसका मतलब कि वो तो उसी को तो एहसास दिलवाना है जी। लेकिन सवाल ये है कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि लेकिन वो होता है ना, मैंने पहले जो कहा कि ये जो आपके बच्चे जो है जिस वक्त आपके साथ मुखातब होते हैं, वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को बेहतर करने के लिए कम्युनिटी राब्ता जो है ना, इसमें हमारी जो मैसेज यहाँ पे है वो भी इसमें काफी ताउन कर सकती है पाकिस्तान कम्युनिटी को। जैसे अभी लास्ट हॉलैंड में मेला जो है एक किस्म का वो हुआ है, या दूसरे इवेंट होते हैं हॉलैंड में, ईद मिलन पार्टी लगा लो, वहाँ पे लोग मुलाकात हो, बच्चे आपस में मिले, तो वो काफी ख्यालात जो है कई जो सब ऐसे जो फंक्शन होते हैं, जैसे जिन्होंने इकराम भाई ने कहा कि मेला है, ईद मिलन पार्टी है, तो उसमें बच्चे शिरकत करते हैं। बिल्कुल जी, अगर नहीं, बिल्कुल बहुत, अगर नहीं करते तो करनी चाहिए ना। वहाँ तो क्या उनकी आपस में कम्युनिकेशन होती है? हाँ बिल्कुल होती है जी। देखिए जब आप मिलते हैं, कोई तो क्लास फेलो निकल आता है, कोई आपका पुराना जो है 72, 73 का दोस्त फैमिली मेंबर मिल जाता है, फैमिलीज मिलती हैं, वहाँ बड़ी चेंजिंग आती है, और ये होना चाहिए। कहीं यूनुस भाई इसमें होता है ये मुलाकात है, बिल्कुल ये होता है, आपस में मिलते हैं हम लोग, और भी कई पुराने दोस्त अहबाब मिल जाते हैं इसमें, और उससे फिर काफी मतलब आपस में फिर दो जो बच्चे हमारे वो भी कम्युनिकेट होते हैं दूसरे के साथ, और रास्ते हैं उनके। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जदीद दौर है, अब तो यहाँ बटन दबाएं तो उधर आप पहुंच जाते हैं, अब तो वो मामला भी नहीं रहे। तो उसके बावजूद भी जो कम्युनिकेशन है, जो मिलने के मीटिंग पॉइंट्स हैं, जिस तरह एम्बेसी ने पीछे भी प्रोग्राम किया था, क्वालिफाइड बच्चे थे, पिछले साल की बात है, जो यहाँ पे उन्होंने अच्छे नंबरों में पास किया या डिप्लोमा पास किया, उन्होंने उसके लिए भी उन्होंने अपनी तरफ से सनतें दी, उधर कुछ वो अवार्ड दिए उन्होंने, वो प्रोग्राम मैंने भी देखा। इस किस्म के प्रोग्राम जो इस किस्म के इवेंट्स होने चाहिए। नहीं, लेकिन ये मैं बात जो इसी तरफ आ रहा हूँ कि देखिए जिस वक्त आप इन चीजों को अडॉप्ट करेंगे ना, तो एहसास पैदा होगा। मेरा मकसद सिर्फ ये जो लास्ट फेज जो मैंने उसकी बहस की है ना, उसमें सिर्फ मकसद ये था कि आपको ये एहसास दिलवाना अपने बच्चों को, और हर रंग से हर तरीके से एहसास दिलवाना है। और वो एहसास इसी तरीके से आ सकता है जिस वक्त आप उनकी जब जैसे उनको आप अपनी ट्रेडिशन जो है ना उनको एक्सप्लेन करें, उनको बताएं कि ये ट्रेडिशन हमारी है क्या। क्यों जी, क्यों भट्ट साहब? मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो हम पहले भी 2-3 दफा इस बात का आपने खुद भी जिक्र किया, वो कोशिश करते रहने चाहिए। और अब तो खैर इतने वसाइल आ गए, टीवी वगैरह सब कुछ, उससे उनको देख रहे हैं, वो खुद भी मुशाहिदा कर रहे हैं इन चीजों को। नहीं, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि जी उनका खुद मुशाहिदा तो बड़ा अच्छा है। नहीं, वो बहुत जरूरी है। नहीं, वो बहुत जरूरी है, भी आप काउंट करें, नहीं वो बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये बात ना भूलें कि जो जिस टॉपिक को हम लेके चले हैं ना, कि बच्चों को एहसास है कि नहीं है, वो इसका मैं पहले अपना मुख्तार भाई भी, करामत भाई भी, यूनुस भाई भी, आप सब ये कह चुके हैं, देखो जी हमने कोई कप नहीं लेना है। हमारा मकसद बताने का यह है कि उनको एहसास हो कि ये सब चीजें जो हमने हासिल की हैं, जो उन पे ट्रांसफर हुई हैं, आसान काम नहीं था। मकसद यही, हमने कोई ट्रॉफी हासिल नहीं की। इसलिए उनको ये चाहिए कि वो इस चीज का एहसास रखें कि भाई आप भी अपने बड़ों की इज्जत करो, उनसे उनके वकार को समझो,
اور उनको हमारा मतलब ही सना साहब ये कहता है ना कि बड़ों को इज्जत करो, बड़ों की हाँ जी अपने एहतराम के साथ अच्छा रहो। ये जरूरी नहीं है कि आप एहतराम की क्या डेफिनेशन करेंगे कि किस किस्म का एहतराम होना चाहिए? जैसे कि हम अपने बुजुर्गों की हर बात मानते थे या उनको? देखिए जी, अगर कोई बुजुर्ग है, माँ बाप स्पेशल माँ बाप है, तो बच्चों को चाहिए कि माँ बाप की रिस्पेक्ट, ये एहतराम यही होता है कि अगर वालिदैन को बच्चे को काम कहें तो बच्चा इनकार न करे, बल्कि वो दौड़ा दौड़ा आए और काम भाग के करे। हाँ बिल्कुल भाग के, और उस पर सवाल ना पूछे। बिल्कुल ये कल्चर का हिस्सा है, कल्चर का भी हिस्सा इसमें है। अकल का कोई इसमें अकल का कोई तलवा और सबसे ज्यादा है कि इसी में एहतराम है। हमारा मतलब भी ये कहता है कि भाई दूसरों की जो है वो एहसास करो, दूसरों वालिदैन का एहसास करो। वालिदैन का एहसास करो, हमसाया का एहसास करो। अब देखें हमारे नबी पाक ने अपने से जितना भी फरमाया है कि भाई अपने हमसाये का ख्याल रखो। जैसे हदीस में है कि खुदा की कसम वो ईमान नहीं लाया, खुदा की 3 बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि वो ईमान नहीं लाया, कि जिसका पड़ोसी है उसके शर से महफूज नहीं। अब ये शर्त नहीं है कि भाई पड़ोसी जो है वो मुसलमान होना चाहिए, अगर पड़ोसी जो है वो अगर काफिर भी है तो हमें उसका भी ख्याल रखना। और वालिदैन के बारे में वालिदैन का तो रुतबा ही बहुत ऊंचा है। नमाज में जो दुआ पढ़ते हैं, नमाज में वालिदैन का तो वो जब नबी जल्दी पढ़ते हैं उसमें उनका वालिदैन का जिक्र उसके अंदर। अच्छा क्या जिक्र है, जरा बच्चों को बता दें। नहीं वो तो उनके अपने दुआ, उसमें तो खैर दुआ का ही है कि अपने वालिदैन के लिए दुआ करते, मग़फ़िरत की दुआ करते, उसके अंदर दुआ है। तो वो उसके साथ कुरान की आयत भी है कि आप अपने माँ बाप का ख्याल करें, इन्होंने यानी हमारे बूढ़े हो जाए, उस उम्र पे आ जाए तो उनके साथ उफ करके बात ना करें। नमाज में ये अत्तहियात तो है, वालिदैन की इज्जत जो है, उनकी जो कदर जो है, उनका एहतराम जो है, अगर हम लोग जो है अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं और तो बच्चों को जो है वो बच्चे देखते हैं, उनको भी चाहिए वो भी अपने हर किसी बच्चे को चाहिए अपने वालिदैन को जो है वो रिस्पेक्ट दे, इज्जत करे, और यही उसके लिए बेहतर है। अब आप मैं मुख्तार साहब से शुरू होऊंगा जी। आप अपने बच्चों के लिए एक आखिर में एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये है जी कि अपना बच्चों के लिए बेहतरीन मैसेज यही है कि देखें, अभी ये टॉपिक चल रहा था कि कितने हालात और वाक़यात और किन मुश्किलात से हम लोग सेटल हुए, यहाँ भी वहाँ भी वालिदैन के लिए औलाद सबसे अजीज होती है, और औलाद को भी चाहिए कि अपने वालिदैन का एहतराम करें, इज्जत करें और उनकी कदर करें। जी चौधरी साहब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, बच्चों को चाहिए कि अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, उसमें उनकी भलाई है, दुनिया की भी भलाई है और आखिरत की भी। जी यूनुस भट्ट साहब। मैं मुख्तार भाई से बिल्कुल मुत्तफिक हैं आप? मुत्तफिकों की ये इनको एहतराम करना चाहिए और एहसास करना चाहिए, ये सब मतलब हर मामले को अपने माँ बाप के साथ रिलेटेड रखना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, हम अपने इख्तिताम पे पहुंचे और आखिर में मैं अपने बच्चों को खास तौर पे ये नसीहत करना चाहता हूँ, बच्चों आप इस चीज़ का एहसास करें, ये आपका कल्चर है, ये आपका मजहब है, ये आपके वालिदैन है, ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आप जो इनकी इज्जत करेंगे आपकी इज्जत होगी, आप इनको इज्जत देंगे, आप दूसरे लोग भी इनको इज्जत देंगे। और मैं अक्सर ये अपने बच्चों में देखता हूँ कि जिसको वालिदैन कोई बात करते हैं तो वो उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, बेटा दुनिया में एक वालिदैन वो एक ऐसी शख्सियत है, ऐसी हकीकत है कि दुनिया आपसे जेलस हो सकती है, दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, एक वालिदैन कभी भी ना जेलस होंगे, ना उनको कभी आपके साथ कोई इख्तलाफ होगा। वो जो कुछ करते हैं वो आपकी बेहतरी के लिए करते हैं, और उनकी ये हर इवन मैं आपका हमसाया है, कज़न है, भाई है, वो देखें जब भी कोई होगा आपके साथ मुकाबला करेगा, आपसे बेहतर होगा। लेकिन माँ और बाप, खास तौर पर बाप, वो वाहिद एक हकीकत है, वो वाहिद एक हस्ती है कि जिसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा मुझसे बड़ा हो, मेरा बच्चा मुझसे बेहतर हो, मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा शोहरत वाला हो, इज्जत वाला हो, पैसे वाला हो। तो बेटा जब अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे बच्चों और वालिदैन का ये रिश्ता बनाया हुआ है, तो क्यों ना उस रिश्ते को एक अच्छे तरीके से एंजॉय किया जाए। वालिदैन की बात सुनो, वो आपके लिए गलत नहीं सोचते। इसी के साथ मैं प्रोग्राम से खुदा हाफिज़ कहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।